थोड़ी देर अध्याय यूं ही अपनी माँ की गोद में सिर रख कर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और उठकर उन्हें देखकर बोला, मैं थोड़ी देर में आता हूँ माँ। यह बोल वो तुरंत कार की चाबी लेकर घर से बाहर की ओर निकल गया। राम ने उसके साथ जाने की जिद की, लेकिन अध्याय ने उसे थोड़ी देर में आने का बोलकर वहीं रोक दिया। राम जानता था वह इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त शायद वह अकेला रहना चाहता था, इसलिए राम ने उसे फोर्स भी नहीं किया। शाम का वक्त सब लोग हॉल पर बैठे थे। निष्ठा को भी गर्व गोद में उठाकर हॉल में ले आया था और उसने उसे आराम से वहीं सोफे पर बैठा दिया। थोड़ी ही देर में उसके दोस्त भी वहां पर आ गए थे और सब लोग मिलकर गप्पे मारने लगे थे। नेहा ने निष्ठा को छेड़ते हुए कहा, तुम्हें तो बड़ा ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। कभी जीजू उठाकर लेकर आ जाते हैं तो कभी तुम्हारा देवर। निष्ठा ने उसे घूर कर देखते हुए मुंह बनाकर कहा, मेरे पैर पर चोट लगी है, खुद से चलकर नहीं जा सकती, समझी तुम। उसकी चिढ़ देखकर वह सब हंस पड़े कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन यह किसी एक आदमी के नहीं बल्कि 5 से 6 आदमियों के कदमों की आवाज़ थी। सबने उस तरफ देखा। निष्ठा तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। सामने स्वयं खड़ा था और उसके साथ उसके 4 सर्वनेट भी थे। निष्ठा आंखें फाड़े बस उन्हें ही देख रही थी। वहीं स्वयं अपना एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले सामने देख रहा था। वह चलकर निष्ठा के पास आया और उसे देख शांत सी आवाज में बोला, कैसी हो तुम। एक पल को तो निष्ठा कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन अगले ही पल वह हिम्मत करके बोली, ठीक ठीक हूँ। स्वयं ने अपने सर्वोनिट को देखा और उसे इशारा किया। उन सब ने आकर अपने हाथों में पकड़ी सारी चीज निष्ठा के सामने रख दी। वो हैरान सी वह सब देखने लगी। स्वयं ने उसके सामने पड़े उन अलग अलग बैग्स को देखा। उसने एक बैग में से ढेर सारे चॉकलेट निकाली और निष्ठा को देते हुए बोला, आराम से चॉकलेट खाकर एंजॉय करो। बानी ने क्यूरियोसिटी से उसे देखते हुए कहा, बाकी के बैग्स में तुम क्या लेकर आए हो? यह चल क्या रहा है? स्वयं ने सारे बैग खोल दिए। उन बैग्स में चॉकलेट, पेस्ट्री, केक और आइसक्रीम के डिब्बे भरे पड़े हुए थे। चॉकलेट को देखकर आयु की भी आंखों में एकदम से चमक हो उठी। वह झट से उस चॉकलेट को लेने की बढ़ी कि स्वयं ने उसे रोकते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। आयु ने सिर उठाकर उसे देखा और मायूस सी शक्ल बनाकर अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, अंकल दे दो ना, आई तो भी चॉकलेट चाहिए। स्वयं ने उसे देखा और बोला, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला दूंगा। यह सब निष्ठा के लिए है। उसकी बात सुनकर सब लोग एक बार फिर से हैरान थे। आयु उर्वासी सी हो गई और उसने कहा, ऐसा नहीं होता। आयु को चॉकलेट चाहिए और इतनी सारी चॉकलेट है, परी मुझे दे देगी, वह मुझे मना नहीं करेगी। तभी बानी ने कहा, केक खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, वो भी बहुत जोरों से, मुझे केक खाना है। यह बोल वह आगे की ओर बढ़ी कि स्वयं ने फिर से कहा, यह सब कुछ निष्ठा के लिए है, मैं आप सबके लिए अलग से मंगा दूंगा। स्वयं ने अपने सर्वोनिट को इशारा किया
तो वह तुरंत वहाँ से बाहर की ओर निकल गया और थोड़ी ही देर में आयु के लिए एक अलग से चॉकलेट बैग हाजिर था, साथ ही साथ बानी के लिए केक भी। निष्ठा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? ये क्या हरकत है? मैं इसमें से ही उनको दे भी देती तो क्या ही फर्क पड़ जाता भला? मैं इतना कहाँ खा पाऊंगी? और क्या ही दिक्कत है इसमें? यह सब तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें सिर्फ तुम्हें खाओगी, बाकी कोई और नहीं। निष्ठा उसकी हरकत से परेशान हो चुकी थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, यह क्या पागलपन है स्वयं? स्वयं ने उसकी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और आयु के पास नीचे घुटने के बल बैठकर उसके सामने वह चॉकलेट का शॉपर करते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, लेकिन वह सारे चॉकलेट निष्ठा के लिए हैं, ठीक है? वहीं बानी क्या लाया हुआ केक भी बानी को थमा दिया। बानी खुद हैरान थी, वहीं आयु को तो उसकी बातों से तो कोई मतलब ही नहीं था। उसे चॉकलेट चाहिए थी और वह उसे मिल चुकी थी, वह भी ढेर सारी। निष्ठा उस सनकी आदमी को घूर कर देख रही थी। वहीं नेहा अपने दोनों गालों पर हाथ लगाए बड़ी ही प्यार से स्वयं को निहारे जा रही थी और युवांश खींचकर गुस्से से नेहा को घूर रहा था। स्वयं ने निष्ठा को देख और बोला, तुम आराम से यह सब खाते हुए अपनी छुट्टियों को एंजॉय करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मैं चलता हूँ। यह बोलकर स्वयं वापस से वहाँ से चला गया। निष्ठा हैरान होकर उसे देख रही थी, यहाँ तक कि घर में मौजूद हर शख्स हैरान था। अध्याय घर पर था ही नहीं, तो उसे इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। स्वयं के जाने के बाद कुछ देर बाद निष्ठा के दोस्त भी चले गए। अब निष्ठा अकेली थी। गर्भ ने उसे वापस उसके कमरे पर छोड़ दिया था और वह वहाँ अपने बेड पर आराम से बैठी चॉकलेट खा रही थी कि तभी अध्याय घर आया और वह सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। उसने जब निष्ठा को देखा और उसके आसपास इतने सारे चॉकलेट रैपर और एक्स्ट्रा चॉकलेट पड़े हुए देखे तो उसकी आंखें एकदम से सिकुड़ गई। उसने घूर कर निष्ठा को देखते हुए कहा, ये इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से आई हैं और तुम इतनी चॉकलेट खा क्यों रही हो? निष्ठा ने चॉकलेट की बाइट लेते हुए बड़े आराम से कहा, वह स्वयं आया था और वह सब लेकर आया है। इतना ही नहीं, वह तो चॉकलेट, पेस्ट्रीज, केक सब कुछ लेकर आया। आयु ने एक चॉकलेट मांगी तो उसने उसके लिए अलग से ढेर सारी चॉकलेट मंगा दी। बुआ के लिए भी उसने अलग अलग से केक मंगा कर दिया। स्वयं के आने की बात सुनकर अध्याय की आंखें छोटी छोटी सी हो गईं और उसने निष्ठा को देखते हुए कुछ घूर कर कहा, वह यहाँ क्यों आया था? और आया तो आया, यह सब लेकर क्यों आया? और तुम उसके दिए हुए चॉकलेट को क्यों खा रही हो? तुम यह बिल्कुल भी नहीं खाओगी, वापस रखो इन्हें। निष्ठा ने जल्दी से सारी चॉकलेट को अपने हाथों में भरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, चॉकलेट तो चॉकलेट होती है ना। किसने दी? क्यों दी? उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं चॉकलेट खाऊंगी और चॉकलेट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें दूसरी ला दूंगा, लेकिन तुम यह नहीं खाओगी। निष्ठा ने तुरंत कहा, तो आप भी तो खरीद कर ही लाओगे। वह भी तो खरीद के ही लाया है। वह कौन सा?
अपने हाथों से यह सब कुछ बना कर लाया है। मैं नहीं दूंगी, मुझे चॉकलेट खानी है। आपको खानी है तो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं दूंगी बिल्कुल भी नहीं। निष्ठा के आगे अध्याय की कहानी चलने वाली थी। उसके दिल में एक राहत की बात यह थी कि उसका मूड अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक था, लेकिन उसका दिमाग इस बात से खराब था कि स्वयं उसके घर तक आ गया और उसकी बीवी को चॉकलेट, पेस्ट्रीज और केक गिफ्ट करके गया। देखा जाए तो यह कहना भी गलत नहीं था कि उसे जेलस फील हो रहा था, लेकिन निष्ठा के सामने वह कुछ बोल भी नहीं पाया। उसे उसकी बात माननी ही पड़ी। वह कुछ देर बैठकर उसे घूरता रहा और निष्ठा बड़े आराम से बैठी चॉकलेट को खाती रही। जब अध्याय उसे काफ़ी देर तक देखता रहा तो निष्ठा ने अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट उसकी तरफ करते हुए कहा, खाओगे आप? अध्याय ने उसे घूरा पर कुछ नहीं कहा, तो निष्ठा ने अपने कंधे उचका दिए और फिर से चॉकलेट्स को खाने लगी। अध्याय ने गहरी सांस ली और फिर कमरे से बाहर की ओर निकल आया। वह नीचे हॉल में आया तो नज़र पानी पर गई, जो सोफे पर बैठी केक खा रही थी। उसे तो देखकर अध्याय की भौहें तन गई। उसने जाकर तुरंत बानी के हाथ से केक की प्लेट लेते हुए कहा, आप ये क्यों खा रहे हो? आप ये बिल्कुल नहीं खाओगे। बानी ने अपने हाथ आगे करते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है अध्याय? तुम अपनी बुआ का खाना चुरा रहे हो। चुरा क्या, तुम तो छीन रहे हो। देखो पाप लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्याय ने उसे देखकर कहा, मैं आपके लिए दूसरा केक ले आऊँगा, लेकिन आप यह नहीं खाओगे। बानी ने उसके हाथ से प्लेट लेने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तो यही खाऊंगी। और देखो, सच बता रही हूँ, तुम मेरी नहीं, कम से कम अपने छोटे भाई या बहन की सोचो। उसे अभी केक खाना है और तुम मुझसे केक को छीन कर लेकर जा रहे हो। यह बोलकर बानी ने तुरंत उसके हाथ से वापस अपनी प्लेट को छीन लिया और आराम से बैठकर केक को खाने लगी। बेचारा अध्याय क्या ही कर सकता था। कोई उसके सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे स्वयं से चिढ़ मच रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके घर में आकर यह सब रायता फैला कर जाए, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आयु के आगे उसका जोर वैसे भी नहीं चल सकता था, इसलिए उस पर तो उसने आजमाने की कोशिश भी नहीं की। उसे पता था कि अगर उसने कोशिश भी की तो आयु गला फाड़ फाड़ के रोने लगेगी और फिर उसे चुप कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं निष्ठा के आगे उसकी वैसे भी नहीं चलती थी और बानी, वह तो अपनी प्रेगनेंसी से उसे टॉर्चर ही करती रहती थी। अध्याय ने मन ही मन कहा, इन सब को तो मैं कल बताऊंगा। वहीं स्वयं इस वक्त एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। वह जगह काफ़ी सुनसान थी। वहाँ पर सिर्फ एक गोडाउन मौजूद था। स्वयं उस गोडाउन की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर उसके सर्वोनिट पहले से ही मौजूद थे। वह जब अंदर गया तो अंदर का माहौल और भी ज़्यादा सर्द और डरावना था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला था और उस सन्नाटे को चीती सिर्फ कुछ गुटी गुटी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो इस वक्त बेहद ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी।
लेकिन स्वयं के चेहरे पर डर का एक खतरा भी नहीं नजर आ रहा था। वह चलकर आगे बढ़ा और उसने जाकर लाइट्स को ऑन की। इसी के साथ वहां पर रोशनी आ गई और वह सामने कुर्सी पर बंधा एक आदमी पर नजर आया और उस आदमी के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था और उसे इस तरह डरते देखकर स्वयं के होठों पर एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। इस वक्त देखने में वह किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। अगला दिन शेखावत हाउस हीर बड़बड़ाते हुए तैयार हो रही थी। पीछे से मिहिर ने उसे देखते हुए कहा, जोर से कहो, जो सुनाना है मुंह पर सुनाओ ना, और ये क्या बड़बड़ाए जा रही हो। ये कहते हुए उसने अपने शर्ट के बटन लगाना भी स्टार्ट कर दिया। हीर ने पलटकर उसे घूरते हुए कहा, यह सब ना आपकी ही गलती है। ना आप मीटिंग कैंसिल करते, ना वह सब बवाल खड़ा होता। क्या ज़रूरत थी आपको यह सब करने की। और एक बात सुन लीजिए, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। मैं उस कबाड़िया को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। यह बोलकर वह गुस्से से रूम से बाहर की ओर निकल कर चली गई। मिहिर ने गहरी सांस ली और फिर मुंह बनाकर बोला, क्या करूं इस लड़की का, समझती क्यों नहीं है कुछ। यह बोलकर उसने अपने ब्लेजर उठाया और पहन लिया और फिर कमरे से बाहर की ओर निकल कर आया। वह नीचे आया तो श्री और वंतिका जी भी वहीं मौजूद थी और वह हैरानी से मिहिर को देख रहे थे। मिहिर अपने फोन पे ध्यान लगाए हुए नीचे उतर रहा था। उन दोनों को इस तरह मिहिर को देखता पाकर हीर ने भी पलटकर उसे देखा और उसकी भी तो आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। मिहिर ने हीर को देखा और बोला, अब क्या खड़ी यहाँ हो, चलना नहीं है, हम वैसे भी लेट है। यह बोलकर वह आगे बढ़ गया। हीर अब भी भूत बनी हुई वहीं ही खड़ी थी। मिहिर को जब एहसास हुआ कि वह हिली भी नहीं तो उसने पलटकर उस तरफ देखा। उसे इस तरह खड़ा देखकर वह चिढ़कर बोला, अब क्या हो गया, चलना नहीं है क्या, चलो भी। इस तरह क्यों देख रही हो, क्या हुआ, क्या है। हीर ने खुद की हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपकी पैंट के साथ कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही मिहिर ने सर झुकाकर नीचे की तरफ देखा हुए कहा, पैंट के साथ क्या गड़बड़। इसी के साथ उसके शब्द उसके गले पर ही अटक कर रह गए और वह खुद हैरान परेशान सा खड़ा था, क्योंकि उसने पैंट पहनी ही नहीं थी, सिर्फ शर्ट और ब्लेजर में ही वह ऑफिस के लिए निकलने वाला था। वहीं उसका ऐसा रिएक्शन देखकर श्री और हीर जोर से हंसने लगी। मिहिर ने हीर को घूरते हुए कहा, यह सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सुबह सुबह लड़ना शुरू कर देती हो। यह बोलकर वो दांत पीसते हुए वापस से कमरे की तरफ बढ़ गया। वंतिका जी ने उन दोनों को देखा और बोली, चुप करो तुम दोनों, जब देखो तब परेशान करती रहती हो उसे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुंह बनाकर वंतिका जी को। वंतिका जी ने श्री को देखकर कहा, तुम चलो मेरे साथ, मंदिर चलना था ना तुम्हें। श्री ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वंतिका जी के साथ मंदिर के लिए निकल गई। हीर और मिहिर भी थोड़ी देर में वहाँ से निकलने वाले थे, इसलिए इस वक्त हीर मिहिर का पेट कर रही थी कि तभी उसे सामने से गर्व आता हुआ दिखा।
सुबह सुबह उसे यहाँ देखकर वह हैरान रह गई। वह आखिर यहाँ क्यों आया था? सबसे पहला ख्याल हीर के दिमाग पर यही था। वह इतना तो अच्छे से जानती थी कि बिना मतलब तो वो यहाँ आएगा नहीं। जरूर उसका खुद का कोई काम होगा, तभी वो यहाँ पर आया था। और हीर को अब वही तो जानना था, और वह सिर्फ गर्व ही उसे बता सकता था।